नमस्ते बच्चों। हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कृषि रसायन के लेक्चर चल रहे थे, तो इस वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी व रासायनिक ऊर्जा विज्ञान। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऊष्मागतिकी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ऊष्मागतिकी, और मैथमेटिकल चैप्टर है, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा आप लोग और समझिएगा। ठीक है बच्चों? देखो, अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी के मुख्य बिंदु क्या क्या है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को ये याद रखना है, एक होता है बेटा ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, निकाय या तंत्र। निकाय या तंत्र। और एक होता है परिवेश। क्या होता है? परिवेश। ब्रह्मांड कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है? दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जिन्हें क्या कहते हैं? निकाय और परिवेश। निकाय किसे कहते हैं? निकाय उसे कहा जाता है जिसका अध्ययन किया जाता है, या फिर जिस पर अध्ययन किया जाता है। जिस पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, परिवेश का मतलब क्या होता है? निकाय के, जैसे ये निकाय है, निकाय के चारों तरफ का भाग क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। निकाय के, तंत्र के चारों तरफ का भाग क्या कहलाता है बेटा? परिवेश कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ मुख्य बिंदु हैं। उन मुख्य बिंदु के अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है तंत्र के प्रकार। क्या है बेटा? तंत्र के प्रकार। इसमें पहला आता है समांगी तंत्र। क्या है? समांगी तंत्र। तो समांगी तंत्र क्या होता है? वह तंत्र वह तंत्र जिसमें जिसमें द्रव्य की द्रव्य की समान प्रावस्था हो। क्या हो? समान प्रावस्था हो। जैसे दूध और पानी। दूध और पानी दोनों की प्रावस्था क्या है बेटा? समान है। दोनों के दोनों क्या है? द्रव है। इसी प्रकार विसमांगी तंत्र किसे कहा जाता है? तो विसमांगी तंत्र उसे कहा जाता है जिसमें द्रव्य की प्रावस्था द्रव्य की प्रावस्था क्या हो? भिन्न हो। उसे क्या कहा जाता है? विसमांगी तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसमांगी तंत्र कहा जाता है। समांगी तंत्र उसे कहा जाता है जिसमें प्रावस्था क्या हो? समान। विसमांगी तंत्र उसे कहा जाता है जिसमें प्रावस्था क्या हो? भिन्न। अगला आता है इसके अंदर खुला तंत्र। क्या आता है? खुला तंत्र। तो देखो, वह तंत्र जिसमें जिसमें परिवेश के मध्य परिवेश के मध्य ऊर्जा व ऊर्जा व द्रव्य का आदान प्रदान हो। क्या हो? आदान प्रदान हो। उदाहरण के लिए, खुले बीकर में रखा जल। खुले बीकर में रखा गर्म जल। कौन सा जल? गर्म जल। देखो, ये बीकर है, इसमें गर्म पानी रख दिया, तो देखो ऊर्जा आराम से आदान प्रदान हो सकती है, और पानी भी क्या निकल सकता है? बाहर निकल सकता है। मतलब द्रव्य और ऊर्जा का आदान प्रदान हो, उसको क्या बोलते हैं? खुला निकाय। लेकिन बंद निकाय किसको बोलते हैं? बंद निकाय उसे बोलते हैं जिसमें वह तंत्र वह तंत्र जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो आदान प्रदान हो, लेकिन लेकिन द्रव्य का नहीं। लेकिन द्रव्य का नहीं। उदाहरण क्या है? बंद बीकर में रखा गर्म जल। बंद बीकर में रखा गर्म जल। तो बीकर के ऊपर क्या लगा दिया? अब की बार मैंने ढक्कन लगा दिया। गर्म बीकर के ऊपर क्या लगा दिया? ढक्कन। लेकिन ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो सकता है। बीकर बाहर से क्या लगेगा? गर्म लगेगा। अगला, विलगित निकाय। क्या है बेटा? विलगित निकाय या फिर विलगित तंत्र। वह तंत्र जिसमें जिसमें
ऊर्जा व द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है। दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है। उदाहरण थर्मस। क्या है बेटा? थर्मस आती है ना, उस थर्मस के अंदर अपन चाय डालते हैं गरम गरम, तो वो कई घंटे तक गर्म रहती है। या फिर पानी की कैन होती है, पानी की कैन के अंदर ठंडा पानी होता है, वो ठंडा का ठंडा ही रहता है। तो उसके अंदर न तो द्रव्य निकलता है न ऊर्जा आती है, मतलब दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है, दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं? विलिखित निकाय कहते हैं। तो तंत्र कितने प्रकार के हो गए? 5। समांगी, विसमांगी, खुला, बंद और विलिखित निकाय। ठीक है बच्चों। अगली हेडिंग आती है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। क्या है बेटा? ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम वो है, जैसे पहला क्या है? समतापीय। क्या है बेटा? समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम वो होता है जिसमें ताप क्या होता है? स्थिर होता है। dt बराबर 0। ताप क्या होता है बेटा? स्थिर। ताप क्या होता है? स्थिर। अगला क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम वो होता है जिसमें ऊष्मा क्या होती है? स्थिर। ऊष्मा क्या होती है? नियत। ठीक है। अगला समदाबी प्रक्रम, जिसके अंदर दाब क्या होता है? स्थिर। सम आयतनी प्रक्रम, जिसके अंदर आयतन क्या होता है? स्थिर। ये कुछ प्रक्रम हो गए जिनकी परिभाषा आप लोग फॉर्मूले से याद कर सकते हो। dt बराबर 0, dq बराबर 0, dp बराबर 0 और dv बराबर 0। देखो बेटा एक बार। अगली रीडिंग आती है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इंपॉर्टेंट है बेटा। इस नियम के अनुसार क्या होता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा को एक रूप से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक बच्चों, फॉर्मूला याद रखना। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा यू को क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं? ऊष्मा। और डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? कार्य। क्या बोलते हैं बेटा? कार्य। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? कार्य। ये ऊष्मागतिकी का क्या हो गया? प्रथम नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक बच्चों। अगली हेडिंग आती है एंथैल्पी। क्या आती है बेटा? एंथैल्पी। ध्यान रखना, एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी स्थिर दाब पर होती है। किस पर? स्थिर दाब पर। एंथैल्पी कहाँ होती है? स्थिर दाब पर होती है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? H इज टू E प्लस PV। क्या है बेटा? H बराबर E प्लस PV। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इसको अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक बच्चों, देखो क्या है? H बराबर E प्लस PV। तो ये क्या कह रहा है? H का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एंथैल्पी। H का मतलब एंथैल्पी, E का मतलब ऊर्जा, P का मतलब दाब
और V का मतलब क्या होता है? आयतन। V का मतलब क्या है? आयतन। तो परिभाषा क्या हो गई? एंथैल्पी उसे कहते हैं जो स्थिर दाब पर किसके स्थिर दाब के ऊपर किसके ऊपर स्थिर दाब के ऊपर स्थिर दाब के ऊपर देखो, स्थिर दाब के ऊपर आयतन व ये क्या है? आयतन और ये क्या है? ऊर्जा के योग के बराबर होती है। स्थिर दाब पर आयतन व ऊर्जा के योग के बराबर होती है। कौन होती है? एंथैल्पी होती है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला याद रखना। क्या कहती है? H = E + PV। नेक्स्ट हेडिंग आती है ऊष्माधारिता। क्या है बेटा? ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का मतलब क्या है? देखो, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास कोई तंत्र है। मार्कर का मतलब ये कोई तंत्र है। इसका तापमान मेरे को 1 केल्विन बढ़ाना है। इस मार्कर का तापमान कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन बढ़ाना है। तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए मैं ऊष्मा दूंगा। तो जो ऊष्मा दूंगा उसी आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। कि जब किसी मार्कर का तापमान 1 केल्विन बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता। मतलब किसी तंत्र का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी तंत्र का तापमान कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता। तो फॉर्मूला क्या है? ऊष्माधारिता बराबर Q/ΔT। T का मतलब ऊष्माधारिता, Q का मतलब ऊष्मा, और डेल्टा T का मतलब ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। इसकी जो इकाई होती है वो क्या है? कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों। अगला आता है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसका मतलब क्या है? तो अपन ने क्या लिया? किसी तंत्र का। तो इसमें क्या होगा कि किसी एक मोल किसी एक मोल पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। ये ऊष्माधारिता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और एक होती है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक है बच्चों, देखो पहली क्या है? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, जिसको क्या लिखेंगे अपन? CV। क्या हो जाएगा? CV Q/ΔT। स्थिर दाब पर तो CP Q/ΔT। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QV = CV∆T। ये फॉर्मूला हो गया किसके ऊपर? स्थिर आयतन पर। तो ये क्या हो जाएगा? QP = CP∆T। ये किसके लिए हो गया? स्थिर दाब के ऊपर। अगली हेडिंग आती है, इसमें देखिए प्रावस्था संक्रमण में एंथैल्पी परिवर्तन। क्या है? प्रावस्था का मतलब होता है कि एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में बदलना। जैसे आपके पास क्या है? पानी। पानी क्या है? लिक्विड में होता है, द्रव में होता है। और इसी पानी को अपन किस में चेंज कर रहे हैं? गैस में। तो जब किसी द्रव को गैस में बदलते हैं तो बताइए एंथैल्पी, प्रावस्था चेंज हो रही है। पहले ये क्या था? द्रव में, अब क्या हो गया? ये गैस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है। तो इस एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है। और इसके लिए एंथैल्पी का मान कितना होगा? 44 किलो जूल। कितना होगा बेटा? 44 किलो जूल। तो जब H2O को H2O गैस में बदला जाता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 44 किलो जूल। कितनी बेटा? 44 किलो जूल। तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है इसको बोलते हैं प्रावस्था संक्रमण में एंथैल्पी परिवर्तन। जैसे अपन हीरा को ग्रेफाइट में भी बदल सकते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं।
अगली हेडिंग आती है बेटा एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है पर्यावरण की अव्यवस्था। पर्यावरण की अव्यवस्था को एंट्रोपी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। जिसको किससे लिखते हैं? एस से। एंट्रोपी को किससे लिखते हैं बेटा? एस से। इसका फॉर्मूला क्या है? डी एस इज टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला है। डी एस इज टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। डी एस इज टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। जो अव्यवस्था होती है उसी अव्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी कहा जाता है किसकी? पर्यावरण की अव्यवस्था को क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। अगली हेडिंग आती है गलन की ऊष्मा। क्या है बेटा? गलन की ऊष्मा। तो ध्यान दीजिए, इसमें गलन की ऊष्मा में क्या है। तो ये क्या है आपके पास? H2O सॉलिड। इसको मैंने गर्म किया, क्या बन गया? H2O लिक्विड। पहले क्या था? ये ठोस, फिर क्या हो गया? ये द्रव। तो बताइए, इसको आप गर्म कर रहे हो तो द्रव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन होगा, यहाँ पर कुछ ऊष्मा में परिवर्तन होगा। उसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? गलन की ऊष्मा कहा जाता है। गलन की ऊष्मा, गलना। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, ठोस को द्रव में चेंज करेंगे तो ऊष्मा परिवर्तन होगा, उसी को बोलते हैं गलन की ऊष्मा। दूसरा आता है वाष्पन की ऊष्मा। किसकी ऊष्मा? वाष्पन की ऊष्मा। तो ये क्या है बेटा? H2O द्रव, और ये क्या हो गया? H2O गैस। क्या किया आपने? गर्म। तो ये क्या था आपके पास? द्रव। ये क्या हो गया आपके पास? गैस। तो जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। अगला है उदरपातन की एंथैल्पी। क्या है? उदरपातन की एंथैल्पी। उदरपातन की एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? कि जब किसी ठोस को किस में बदला जाए? गैस में बदला जाए। एग्जाम्पल याद रखना, कपूर। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाती है, उसको बोलते हैं उदरोपातन की एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? उदरोपातन की एंथैल्पी। अगली हेडिंग आती है बेटा अधिशोषण। क्या है? अधिशोषण। अधिशोषण, ठीक है बेटा। अधिशोषण के अंदर कुछ बातें ध्यान रखना। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है अधिशोषक। क्या होता है? अधिशोषक। प्लस एक होता है अधिशोष्य। अधिशोष्य, ये हमेशा कम होता है और ये हमेशा ज्यादा होता है। परिभाषा यही समझिएगा एक बार, है ना? ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अधिशोषक द्वारा, इसके द्वारा, अधिशोषक द्वारा अधिशोष्य को, अधिशोष्य को अपनी पृष्ठ पर, अपनी पृष्ठ पर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बेटा? अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। तो किसी अधिशोषक के द्वारा किसी अधिशोष्य को अपनी पृष्ठ पर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती बेटा? अधिशोषण कहलाती। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। देखो, अब बात ये आती है कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो ये क्या होता है? इसके अंदर वांडरवाल बंद पाया जाता है। वांडरवाल बल पाया जाता है। इसमें कौन सा बंद पाया जाता है? रासायनिक बंद पाए जाते हैं। इसमें रासायनिक बंद पाए जाते हैं। दूसरा, ये बहुपरतीय होता है। ये एक परतीय होता है। तीसरा, ये कम ताप पर होता है।
ये अधिक ताप पर होता है। चौथा, ये विशिष्ट नहीं होते हैं और ये विशिष्ट होते हैं। ठीक बच्चों, तो अधिशोषण क्या होता है? दो चीजें याद रखना, अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो वो होता है जिसके अंदर अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है और उत्पाद भी अभिकारक में बदल जाता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है। मतलब समझे आप लोग, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है और भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। ठीक बच्चों, अगला, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है गैस की प्रकृति। ठीक है, तो गैस की प्रकृति में ध्यान रखना, जो गैस द्रवित हो जाती है, जो गैस क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है, द्रवित हो जाती है, उसकी अधिशोषण क्षमता, उसकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जो गैस द्रवित होगी वही अधिशोषण कर सकती है। जो गैस द्रवित होगी वही क्या कर सकती है? अधिशोषण कर सकती है। दूसरा, अधिशोषण की प्रकृति क्या है बेटा? अधिशोषण की प्रकृति। अब अधिशोषण की प्रकृति का मतलब, कोई तो धनात्मक अधिशोषण होता है, कोई ऋणात्मक अधिशोषण होता है। तो धनात्मक अधिशोषण उसे कहते हैं जिसके अंदर अधिशोषण की मात्रा ज्यादा हो, जिसके अंदर अधिशोषण की मात्रा क्या हो बेटा? ज्यादा हो। और ऋणात्मक अधिशोषण उसे कहते हैं जिसके अंदर अधिशोषण की मात्रा क्या हो बेटा? कम हो। कम हो। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो अधिशोषण होता है, उस अधिशोषण के अंदर ये दो चीजें होती है, एक तो होता है अधिशोषक और एक होता है अधिशोष्य। तो मैं बात करूं किसकी? अधिशोषक की। तो अधिशोषक जो है ना, अधिशोषक, अगर अधिशोषक को मैं क्या कर दूं? खुरच दूं। क्या कर दूं बेटा? खुरच दूं। क्या कर दूं मैं? खुरच दूं। क्या कर दूं? उसको खुरच दूं। अगर उसको मैं अधिशोषक को खुरच दूंगा तो उसके ऊपर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसके ऊपर अधिशोष्य क्या हो जाएंगे? ज्यादा चिपक जाएंगे। और एक तो मेरे पास समतल है, मतलब बिल्कुल प्लेन है, चिकना है, तो उसके ऊपर अगर मैं कोई थोड़े से मिट्टी डालूं तो उसके ऊपर चिपकेंगे क्या? नहीं चिपकेंगे। लेकिन उसी को मैं क्या कर दूं? खुरच दूं और फिर मैं उसके ऊपर मिट्टी के कण डालूं तो बताओ उसके चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे ना। तो अधिशोषक को अगर मैं खुरच दूं तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। अगला, दाब का प्रभाव क्या है बेटा? दाब का प्रभाव। दाब जो है वो समानुपाती होगा किसके बेटा? अधिशोषण के। दाब अगर बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगला, ताप का प्रभाव क्या है बेटा? ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर भी अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर भी अधिशोषण क्या होता है बेटा? बढ़ता है। ठीक है बच्चों, लेकिन लेकिन अगर आप दाब में भी वृद्धि कर रहे हो और ताप में भी वृद्धि कर रहे हो, मेरी बात आ रही समझ में? दाब में भी वृद्धि कर रहे हो और ताप में भी वृद्धि कर रहे हो, तो ध्यान देना कि निश्चित दाब पर ताप में वृद्धि करोगे तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो? ताप में अगर कमी करोगे, ताप में अगर क्या करोगे? कमी करोगे तो अधिशोषण की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, ताप अगर कम करोगे तो अधिशोषण बढ़ेगा। अगर दोनों को साथ में बढ़ा रहे हो, दाब और ताप को, तो ध्यान रखना ताप में क्या करोगे? कमी करने करोगे, तब जाके क्या होगा? अधिशोषण बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक लेक्चर क्या हो गया बेटा? और खत्म हो गया, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? ऊष्मा गति की। और क्या पढ़ा अपन ने? अधिशोषण। इजी चैप्टर था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।